हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स को। तीन चैप्टर्स के कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं? सबसे पहला है स्केलेटल सिस्टम, सेकंड चैप्टर है नर्वस सिस्टम और थर्ड चैप्टर है सेंस ऑर्गन्स। इन तीनों चैप्टर्स के आज हम जितने भी शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में बन सकते थे उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाकर फार्मेसी इंडिया ऐप को। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज के लेक्चर का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द माइस्थेमिया ग्रेविस। तो माइस्थेमिया ग्रेविस क्या होता है वो सवाल है। देखिए, जब आपका जो मसल्स है वो वीक होना शुरू कर देती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप थोड़ा सा चलते हैं और आप थक जाते हैं, है ना। अगर आपको थकावट बहुत जल्दी हो रही है तो दैट मीन्स कि आपकी जो मसल्स है वो जल्दी से थक जा रही है। जब जैसे जैसे एज ओल्ड होती जाती है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है तो मसल्स जो है वो वीक होना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से थकावट जल्दी हो जाती है। तो वही होता है माइस्थेमिया ग्रेविस। चलिए, it is an autoimmune disease that occurs in everyone in 20,000 persons causing muscle weakness। हर 20,000 इंसानों में से अगर देखा जाए तो हर 20,000 में से एक को माइस्थेमिया ग्रेविस होता ही होता है। क्या होता है ये? मसल की वीकनेस। This muscle weakness is because of the inability of the neuromuscular junction to transmit enough signal from the nerve fiber to the muscle fiber। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में, तब जब वो सिग्नल नहीं भेज पाते हैं नर्व फाइबर से टू मसल फाइबर, तब ये हो सकता है। In this condition, antibodies attack to acetylcholine receptor in the body and can be seen in the blood। जब एंटीबॉडीज किस पे अटैक करेंगी? एसिटिलकोलाइन पे, तब ये होता है और ये कहाँ होता है? ब्लड में। ठीक है, चलिए। दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ACH। व्हाट इज ACH? यहाँ पर ACH है एसिटिल कोलाइन। ठीक है, ACH receptor causing muscle weakness। Drugs like neostigmine can help with the symptoms as it can accumulate acetylcholine in the synapses by inhibiting acid। जब जो ये दवाई है कौन सी, ये देखें, नियोस्टिगमाइन, ये इसमें हेल्प कर सकती है। कैसे? जब एसिटिलकोलाइन स्टेरेज को, ये एक एंजाइम है, ठीक है, जहां भी ASE आ जाता है दैट मींस कि वो एक एंजाइम है, चाहे वो कुछ भी हो, लाइपेज, न्यूक्लियस, पेप्टाइडेज, प्रोटीएज, तो ये सारे एंजाइम होते हैं क्योंकि इनके लास्ट में ASE आ जाता है। ठीक है, तो इसके एक्शन को ये इनहिबिट करके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा जहां पर एसिटिलकोलाइन आकर लग जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है क्या? ये नियोस्टिगमाइन का वर्क फंक्शन। चलिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द प्रोटीन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं, वो है इसका सवाल आज का सेकंड क्वेश्चन। देखिए, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो दो प्रोटीन की वजह से होता है। दो मेन प्रोटीन होते हैं, एक एक्टिन, दूसरा मायोसिन। ठीक है, इतना तो आपको सबको पता होगा। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम में। चलिए देखते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। इन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी बॉडी में। एक्टिन होता है लाइट, मायोसिन होता है डार्क। ठीक है, एक आइसोट्रोपिक, दूसरा एनाइसोट्रोपिक। तो इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये दो मेन कंपोनेंट है प्रोटीन के। ठीक है, दो मेन प्रोटीन्स, दीज टू आर द मेन प्रोटीन्स। अब इनके अलावा कौन कौन से होते हैं? अमंग द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एम प्रोटीन, बीटा एक्टिन, गामा एक्टिन एंड सी प्रोटीन आर ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो ये सारे होते हैं प्रोटीन्स। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्रोटीन होता है जिसको हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सार्कोलेमा इज ऑल्सो अ प्रोटीन कंपोनेंट।
तो ये होते हैं प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ मसल, स्केलेटल मसल। चलिए, नेम द वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो हमारे हार्ट की तरह, जैसे हमारे हार्ट में 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल होते हैं 4 वेंट्रिकल्स। क्या काम करते हैं? यहीं पर सीएसएफ बनता है, सीएसएफ जो है सेरिब्रोसल फ्लूइड, सेरिब्रोसल फ्लूइड। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में कितने प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स? टोटल नंबर होते हैं 4, जहां पर सीएसएफ बनता है विच इज सेरिब्रोसल फ्लूइड। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से कहां प्रेजेंट होते हैं। The ventricles of the brain are a communicating network of the cavities filled with CSF. ठीक है, CSF से filled होते हैं and located within the brain parenchyma. चलिए उसके बाद the ventricle system is composed of 2 lateral ventricles. 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होंगे, थर्ड वेंट्रिकल द सेरिब्रल एक्वेडक्ट और एक फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? ब्रेन के पैरेन्काइमा में। The choroid plexus are located in the ventricles produces CSF. अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि CSF बनता कहाँ है? वेंट्रिकल में, ब्रेन के। लेकिन कौन बना रहा है वहां पर? कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं कोरोइड प्लेक्सस जो CSF बनाते हैं। Which fills the ventricles and subarachnoid space. अब what is subarachnoid space? हमारे ब्रेन में मेनिंजेस होती हैं जिनको हम लेयर्स, बेसिकली वो लेयर्स हैं जिनको हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। 3 मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, 3 मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में 3 मेनिंजेस प्रेजेंट है। सबसे पहली होती है पाया मेटर, उसके बाद ड्यूरा मेटर और थर्ड होती है एरेक्नोइड मेटर। अब वहां पर एक वर्ड आया है जो क्या है? सब एरेक्नोइड स्पेस। तो कहाँ होता है? देखिए, ड्यूरा मेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। यहीं पर सीएसएफ स्टोर होता है। ठीक है, सीएसएफ स्टोर्स हियर। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 3 मेनिंजेस हैं जिनको, मतलब बेसिकली वो लेयर्स हैं, है ना, जिनको हम मेनिंजेस बोल रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। कौन कौन सी? पाया मेटर, ड्यूरा मेटर और एरेक्नोइड मेटर। अब ड्यूरा मेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, जहां पर सीएसएफ स्टोर होता है। बनता कहाँ है? वेंट्रिकल्स में। स्टोर कहाँ होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में। Following a cycle of constant production and reabsorption, ये चलता रहता है, इसका फॉर्मेशन और इसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअस। उसके बाद राइट द मेन फंक्शन ऑफ द सीएसएफ। आ गया सीएसएफ, सेरिब्रोसल फ्लूइड। तो मेन कंपोनेंट क्या है सीएसएफ के? CSF is a colorless watery fluid found in the meninges surrounding the central nervous system, the brain and the spinal cord. CNS कौन कौन सी चीजें मिलकर बनाती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ मिलता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में। कैसा होता है? कलरलेस और वाटरी फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या है सीएसएफ के? देखिए, सीएसएफ जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। The CSF acts as a shock absorber and protects the brain and spinal cord from external mechanical shocks. It also helps transport nutrients to the CNS, brain and spinal cord and removes waste. तो कितने फंक्शन हो गए? 3। सबसे पहले शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड को बाहर के एनवायरनमेंट से बचा कर रखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और थर्ड है रिमूविंग वेस्ट। तो ये 3 फंक्शन होते हैं सीएसएफ के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल है राइट द फंक्शन ऑफ द ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व। तो टोटल नर्व कितनी होती है हमारी बॉडी में? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। टोटल होती है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स।
उसमें से ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक, तो ऑल फैक्ट्री होती है फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक होती है सेकंड क्रेनियल नर्व। ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑर्डर गलत हो जाएगा तो सब गलत हो जाएगा। ऑप्टिक सेकंड होती है, ऑल फैक्ट्री फर्स्ट होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिक नर्व का फंक्शन। द ऑप्टिक नर्व इज लोकेटेड इन द बैक ऑफ द आई। ऑप्टिक से क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विजन से रिलेटेड होगा, विजन रिलेटेड, है ना। अब विजन से रिलेटेड है तो कहाँ प्रेजेंट होगी, आंख के आसपास, तो बिहाइंड द आई प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड क्रेनियल नर्व और क्रेनियल नर्व सेकंड। It is the second of 7 pairs of cranial nerve. The job of the optic nerve is to transfer visual information from the retina to the vision centers of the brain via electrical impulses. हमारी आंख में, तो ये आंख है, ठीक है, दिस इज लेंस, है ना, ये लेंस है। अब यहाँ पर पीछे वाली साइड में यहाँ रेटिना प्रेजेंट होता है, इधर कहीं पे रेटिना। क्या हुआ होगा, लाइट आई, रेटिना से टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ और इमेज बना दिया, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो रेटिना पे इमेज बनती है। अब जो ऑप्टिक नर्व है वो यही काम करती है, जो रेटिना पे इमेज बनी उसको वो ब्रेन तक पहुंचाएगी वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। रेटिना पे इमेज बनने के बाद ऑप्टिक नर्व का काम शुरू हो जाता है। वहां पर वो उस इंपल्स को लेकर जाएगी हमारे ब्रेन के पास, वहां पर हमको पता चल जाएगा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑल फैक्ट्री नर्व, ऑल फैक्ट्री से मतलब स्मेल, तो नोज से रिलेटेड है। द एफिड नर्व फाइबर ऑफ द ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अबाउट ऑर्डर्स टू द सीएनएस वेयर दे परसीव बाय द सेंस ऑफ स्मेल, जिसको हम ऑल फैक्शन बोलते हैं। तो ऑल फैक्ट्री रिलेटेड है स्मेल से, ऑर्डर क्या होता है, स्मेल ही होता है ना। तो जैसे स्मेल आई ब्रेन तक वो लेकर जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या स्मेल किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मायोपिया एंड व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। देखिए दो चीजें हैं, एक मायोपिया दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। कहां से रिलेटेड है, हमारे विजन से। देखिए इमेज नॉर्मली बनती है रेटिना पर, लेकिन जब ये दो कंडीशंस होते हैं तो एक में इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना और एक में इमेज बनती है बिफोर द रेटिना। देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ये है एक आंख, ठीक है, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जा रहा, तो ये आंख है, दिस इज रेटिना। अब लाइट आती है रेटिना पे, रिफ्लेक्ट होती है और इमेज बन जाती है। ये एक नॉर्मल आई विजन है ना, दिस इज नॉर्मल आई विजन। अब जब हमें डिसऑर्डर होते हैं आंख के, तो क्या होता है कि किसी किसी में क्या हुआ होगा, लाइट आती है लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बजाय वो बिहाइंड द रेटिना चली जाती है, वहां पर रिफ्लेक्ट होती है कहीं पर, उसके बाद वो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। तो इस पोजीशन पर इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना। एक कंडीशन हो गई है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, लाइट आएगी, रेटिना तक वो पहुंची नहीं, रेटिना के पहुंचने से पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बन जाती है बिफोर द रेटिना, ठीक है। तो अगर बिफोर द रेटिना बनती है तब भी आपको कोई डिसऑर्डर है, और अगर बिहाइंड द रेटिना बन रही है तब भी आपकी आंख में प्रॉब्लम है। इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मायोपिया क्या होगा, जिसमें आपको पास वाली चीजें एकदम क्लियर साफ सुथरी दिखाई देंगी, लेकिन दूर वाली चीजों को देखने में आपको आंख जो है आपको दिखाई नहीं देगी, आपको आंख छोटी करनी पड़ती है ना। जो बीमारी मुझे है वो है मायोपिया, जिसमें आपको दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती है, थोड़ी ब्लर दिखाई देंगी, दिखाई देती है ना। अगर वर्स कंडीशन हो जाए तो दिखाई नहीं देगी, अगर एक नॉर्मल है, अगर आप सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो रुक जाता है कभी कभी,
ठीक है। तो मायोपिया नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया इज अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर बट जो फार वाले ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई देते हैं साफ, वो ब्लर दिखाई देते हैं। ठीक है। It occurs when the shape of the eye or the shape of the certain parts of the eye causes light rays to bend inaccurately। ठीक है, जो inaccurately bend होगा लाइट का, जो मैं आपको बता रही थी, जो बिफोर द रेटिना अगर आपकी इमेज बन रही है दैट मींस कि आपको मायोपिया होता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस जिसमें आपको दूर वाली चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं लेकिन पास वाली चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये अगर मोस्टली देखा जाए तो ये जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। जैसे हमें तो ज्यादा कॉमन क्या है, मायोपिया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज हाइपर बायोपिया और या फिर लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। Hypermetropia is a condition of the eye where the image of the nearby object is formed behind the retina, है ना। behind the retina अगर बन रहा है तो hypermetropia। Here the light is focused behind the retina instead of the focusing on the retina। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा क्या होता है, आई से ही रिलेटेड है ये भी। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है उस कंडीशन को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। द ऑप्टिक नर्व सेंड्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर आई टू योर ब्रेन एंड इज वाइटल फॉर गुड विजन। व्हाट इज ऑप्टिक नर्व, अभी अभी तो पढ़कर आए हैं, सेकंड क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो जब सेकंड क्रेनियल नर्व अच्छे से काम नहीं करती है, वो डैमेज हो जाती है, तो उसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व का काम क्या था, जब इमेज बनती है उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेकर जाना टू द ब्रेन। तो जब ये खराब हो जाएगा तो ब्रेन तक इंपल्स नहीं जा पाएगा और हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमने क्या देखा, है ना। तो ये होता है ग्लूकोमा। डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व इज ऑफन रिलेटेड टू हाई प्रेशर इन योर आई, but glaucoma can happen even with normal eye pressure। चलिए, glaucoma can occur at any age but is more common in older adults। It is one of the leading cause of blindness for people of the age of 60। अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन है ना। जब आप देखते हैं कि आपके घर में भी ऐसे लोग होते हैं जिनका जो विजन है वो एकदम खत्म हो चुका होता है, जो बहुत ही मोटा उनका लेंस होता है चश्मे में, है ना। इमेज बनती ही नहीं है, जब इमेज नहीं बनेगी, जब रेटिना से इमेज ब्रेन तक नहीं जा पाएगी तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि क्या चीज हमने देखी। हमारा ब्रेन ही तो बताता है कि हमने क्या देखा क्या नहीं, है ना। ब्रेन तक जब वो जा ही नहीं रहा है तो हमको पता नहीं चलता है। मोस्ट कॉमन है ओवर द एज ऑफ 60। Many forms of glaucoma have no warning signals, ये डायरेक्ट हो जाते हैं। The effect is so gradual that you may notice change in vision until the condition is in its last stage। देखिए, अगर शुरुआती एज में देखा जाए, मतलब शुरुआती कंडीशन में पता ही नहीं चलता है कि ग्लूकोमा हो रहा है। जब ये अपनी लास्ट कंडीशन में आ जाता है, जब इमेज बिल्कुल बननी बंद हो जाती है नॉर्मली, तब पता चलता है कि आपको ग्लूकोमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है मेंशन द ईयर ऑसिकल्स एंड देयर लोकेशन। ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है। तो ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन मिडल ब्रेन, मिडल ईयर। ठीक है, मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं ईयर ऑसिकल। तीन होते हैं, इनकस, मैलियस और स्टेप्स। ठीक है, चलिए। मैलियस इज अ हैमर शेप्ड बोन अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। Incus is an anvil-shaped bone present between the malleus and stapes, और last stapes is the smallest bone of the body। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है स्टेप्स, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। It is stirrup-shaped and attached to the oval window of the cochlea। तो ये होती है इनकी पोजीशन, और ये भी लिख लेना कि तीनों कहाँ प्रेजेंट है, मिडल ईयर में।
ठीक है, तीनों प्रेजेंट होती है मिडल ईयर। ये आपको पता चल गया। ईयर नॉसिकल्स तीन होते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेक्स मिडल ईयर में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द पैपिली एंड टेस्ट बड्स। तो पैपिली और टेस्ट बड्स कहाँ होते हैं? हमारी टंग में, ठीक है, जिनके थ्रू हमें टेस्ट का पता चलता है कि हमने क्या खाया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पैपिले। These are the little bumps on the top of your tongue that help। देखिए, आप अगर अपनी टंग को टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो टंग है वो ऐसे एकदम सॉफ्ट नहीं होती, ठीक है, थोड़ी रफ होती है। वो इसीलिए क्योंकि वहां पर पैपिले प्रेजेंट होते हैं जिनके पास टेस्ट बड होती है। ठीक है, टेस्ट बड्स that help grip food while your teeth are chewing। उसके बाद they also have another special job, they contain your taste buds, the thing that help your taste everything from sour lemon to sweet peaches। तो जिनको आपको बर्गर खाते हैं आप है ना, आप चाउमीन खा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि अरे बहुत अच्छी बनाई है? वो इसीलिए क्योंकि वहां पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब देखते हैं टेस्ट बड क्या होता है। The tongue is a free-moving muscular organ connected to the oral cavities floor by frenulum। ये भी आप लिख लेना, frenulum। तो जो टंग है वो oral cavity से अटैच होती है with the help of frenulum। उसके बाद the tongue's upper surface is covered in minute projection known as papillae which contain taste buds। papillae में ही taste buds होते हैं। Taste buds are sensory organs present on the tongue। It detects sweet, salty, sour and bitter flavors। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट बनाकर लिख लेना कि चिली has no taste। ठीक है, जो मिर्च होती है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, वो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। पेन रिसेप्टर्स जो बताते हैं कि आपने मिर्ची खाई है। तो अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं दैट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टंग में टेस्ट बड प्रेजेंट है मिर्ची के लिए। वो पेन रिसेप्टर हैं जो रिसेप्ट करते हैं चिली को और बताते हैं कि आपने मिर्ची खाई है। चलिए इसके बाद आज का लास्ट सवाल है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन के फंक्शन पूछे हैं। अब देखिए सबसे आउटर है तो सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन, है ना। चलिए, provides a protective barrier against mechanical, thermal or physical injury and hazardous substances। तो बाहर वाली लेयर होने के इसके फायदे हैं, है ना। ये बचाएगा हमें किस किस चीजों से? थर्मल, मैकेनिकल, फिजिकल इंजरी से और hazardous substances। उसके बाद prevents loss of moisture, reduces harmful effect of UV radiation। what is UV radiation? जो सन से डायरेक्ट देखिए हमारे और सन के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, है ना। ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल रेज ऑफ सन से बचाता है विच इज यूवी रेडिएशंस, है ना। अगर ये यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारी स्किन में पड़ेंगे तो कैंसर हो सकता है, इट कैन कॉज कैंसर्स। ठीक है, act as a sensory organ, touch detect temperature, helps regulate temperature and immune organ to detect infections etc, produces production of vitamin D। तो ये सारे फंक्शन होते हैं स्किन के, है ना। समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसे ही अच्छे सवालों के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू।